ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रैंडम वेरिएबल अप्लाई कौन से क्वेश्चंस में होगा उस चीज़ के लिए देखो हमारी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया मैंने उस एक्सरसाइज का इट इज़ 13.4 व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल सीधा सीधा पता चल गया रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड रैंडम वेरिएबल को डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट में टेबल बनाते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल एक्स अब क्योंकि हमारे कोर्स से मीन एंड वेरिएंस करके दो टॉपिक्स होते थे वो कट गए अदरवाइज ये मीन निकालने के लिए बोला है ये भी रैंडम वेरिएबल का टॉपिक है एक्सपेक्टेशन मीन का ही दूसरा नाम है रैंडम वेरिएबल का टॉपिक लेट एक्स डिनोट रैंडम वेरिएबल x denote something standard deviation of x random variable after that mean variance standard deviation of x random variable ex variation of x random variable ठीक है यहाँ पर मीन के बारे में बात करी हुई है यहाँ पर लेट x वैल्यू ऑफ ex तो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा रैंडम वेरिएबल अलग से ही क्वेश्चन में पता चल जाता है कि रैंडम वेरिएबल अप्लाई करना है अब बात आती है कि अप्लाई करना किस तरीके से तो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिया था लास्ट क्लास में भी कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ऑफ अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ किंग्स 4 ड्रॉज के अंदर एक डेक ऑफ कार्ड्स में से कि मैंने एक डेक ऑफ कार्ड्स में से 4 पत्ते निकाले और किंग्स कितनी कितनी बार आए उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ किंग्स है ना तो अगर मैं इसको एक x मान लेता हूँ कि किंग कितनी बार आ सकता है अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ किंग्स तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक बार भी ना आए एक बार आ जाए दो बार आ जाए तीन बार आ जाए या चारों बार आ जाए तो जो मैक्सिमम होता है दैट इज n और जो स्पेसिफिक केस हम ले रहे हैं ये डिफरेंट 5 केसेस बन गए वी हैव 5 केसेस हियर टोटल 5 केसेस आउट ऑफ टोटल 5 केसेस 1 2 3 4 5 हम जिस भी केस के बारे में बात कर रहे हैं वो रैंडमली r बन जाएगा फिलहाल मैंने नीचे कैलकुलेशन 3 के लिए कर रखी है तो मैंने 3 को r मान लिया सो इसको लिखने का तरीका इज लाइक दिस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 जब हमारे किंग आने का अकरेंस का नंबर इज 3 मतलब 3 बार किंग और बाकी एक बार नॉन किंग तो देयर कैन बी मैनी पॉसिबिलिटीज अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकती हैं आउट ऑफ दैट मैंने कोई भी एक आउटकम मन में सोच लिया एनी वन ऑफ मल्टीपल आउटकम्स ठीक है कितने भी हो सकते हैं उसमें से मैंने कोई एक आउटकम सोच लिया ना एक किसी भी एक केस की प्रोबेबिलिटी जितने नंबर ऑफ केसेस हैं उन सबको ऐड कर दूंगा मान लो यहाँ पर अगर दो केसेस होते प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी और दो केसेस थे तो मल्टीप्लाई बाय 2 सो फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ केसेस जितने भी केसेस हैं और किसी भी एक केस की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ केसेस पता चलता है हमें NCR के फॉर्मूले से
और कोई भी एक केस, ये तो आपने ही सोचा है, कोई भी एक केस उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो सोचते हैं। के एन नॉन किंग, एन सी आर, एन था टोटल दैट इज 4, सी फॉर कॉम्बिनेशन, आर मैं 3 लेके चल रहा हूँ, 3। प्रोबेबिलिटी, पहले किंग आने की पॉसिबिलिटी 4/52, दूसरे किंग आने की पॉसिबिलिटी 4/52, तीसरे किंग आने की पॉसिबिलिटी 4/52 एंड फिर नॉन किंग आने की पॉसिबिलिटी 48/52। तो देखा जाए तो अगर मैं ये सोचता हूँ कि 3 बारी तो मेरे पास जो मैं x लेके चल रहा था वो हुआ, मतलब सक्सेस हुआ, और एक बारी सक्सेस नहीं हुआ, फेलियर हो गया। तो 3 बारी सक्सेस हुआ, एक बारी फेलियर हुआ। NCR, P माने सक्सेस, P माने सक्सेस मतलब कि 4/52 की पावर R, जो भी हम सक्सेस लेके चल रहे हैं 3 बारी हुआ है, और जो फेलियर है मतलब 48/52 उसकी पावर में n-r, मतलब टोटल में से सक्सेस माइनस। आप ये नहीं करना चाहते चाहे मत करो, इसको कर लो। NCR फार्मूला, जितनी बार हुआ एक केस की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज लिखी एंड ये फार्मूला बना दिया। ठीक है, आपको अगर ये P और Q करके नहीं करना मत करो, इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी द आंसर। अब समझ में आई अनीता, अभिनव? कैलकुलेशन थोड़ी बहुत, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं अभिनव। इसको आप इस फॉर्म में छोड़ सकते हो, 4C3 होता है 4, 4/52 होता है 1/13, 48/52 होता है 12/13। सो 1/13 की पावर 3 और 12/13 की पावर 1। सो बेसिकली ये हो गया इंटू 12 और 13 की पावर 4, 48/13 की पावर 4 भी कैलकुलेट कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, 169 इंटू 169 करके कर दो तो ज़्यादा अच्छा, बस इस फॉर्म में छोड़। क्लियर? चलो, कॉम्बिनेशंस का एक लॉजिक और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, बाय चांस अगर आप लोग भूल रहे हो। NCR is equals to n factorial r factorial n minus r factorial। ठीक है, फैक्टोरियल्स तो सबको याद है ना, और फैक्टोरियल के अंदर ऐसे लिख देते हैं, कुछ केसेस बना देता हूँ। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। आफ्टर दैट कुछ कॉम्बिनेशंस डायरेक्ट, अगर हमारे पास चल रहा है NC0, NC1, उसके बाद बीच के बहुत सारे केसेस आते हैं, NCN-1 मतलब कि एक का गैप है, और NCN मतलब दोनों सेम है। NC अगर नीचे 0 चल रहा है आंसर इज 1, अगर नीचे 1 चल रहा है R में तो जो भी N है दैट विल बी द आंसर। अगर दोनों में 1 का गैप है N, और अगर दोनों सेम है 1। ये कुछ डायरेक्ट स्टेप्स हैं कॉम्बिनेशन के। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं इसके थोड़े बहुत।
एक्सरसाइज नंबर 13.4। आंसर नंबर वन ओरली डिस्कस कर लेते हैं। आंसर नंबर वन, फर्स्ट पार्ट, क्या ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपसे क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट रैंडम वेरिएबल का है या नहीं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। आंसर आया यस। ओके, बिकॉज इन सब का टोटल करके आंसर इज 1। होमवर्क दिया था ये आपने, अच्छा कोई बात नहीं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क भी देख लेते हैं एक बार, क्या होमवर्क था। अच्छा, फर्स्ट 4 क्वेश्चन, ठीक। सेकंड पार्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस, चाहे टोटल 1 बन रहा हो चाहे ना बन रहा हो, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तान्या नहीं। ओके, उसके बाद फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दे रखे थे। सो किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट्स। सेकंड क्वेश्चन 5 रेड 2 ब्लैक हैं, 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है और रैंडम वेरिएबल है या नहीं ये बताना है। रैंडम वेरिएबल होगा एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी 0 1 2। तो मेरे को लगा आपने सिर्फ क्वेश्चन 1 एंड 4 दिए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा। इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल, आंसर इज यस। एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, हमने 2 बॉल निकाली हैं एंड उसमें से भी एक्स रिप्रेजेंट्स ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक बॉल्स 2 ही हैं। सो एक्स कैन बी 0 1 2। फोर्थ का थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, x represent difference between the number of heads and number of tails obtained when coin is tossed 6 times. Okay, so possible values of x निकालनी है, इसको एक बार लिख के देखते हैं। और आपने बोला फोर्थ का थर्ड 6 4 2 0। ताने देखते हैं एक बार। probability distribution of number of heads in 2 tosses, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस 0 1 2। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे तो ये वाला केस हम कर चुके हैं, 2 बार टॉस हो रहे हैं एंड नंबर ऑफ हेड्स, इसको एक्स ले लेंगे। नंबर ऑफ टेल्स और इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइंस, मतलब 3 बार टॉस हुआ है, ये भी हम कर चुके। नंबर ऑफ हेड्स 4 टॉसेस में, चलो इसका एक बार करके देख लेंगे। तो आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 में बोला डिफरेंस बिटवीन एक्स जो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ heads and tails in 6 tosses। 6 बार टॉस कराए हमने एंड x इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स। क्या क्या वैल्यू ले सकती है ये देखते हैं। अब अगर 6 बार टॉस हुआ है तो केसेस कुड बी, यहाँ पर हमने लिया हेड्स और यहाँ पर हमने लिया टेल्स। केसेस क्या क्या हो सकते हैं, हेड एक बार भी नहीं आया तो टेल 6 बार ही आ जाएगा। हेड एक बार ही आया, 2 3 4 5 और 6।
रिस्पेक्टिवली 5, 4, 3, 2, 1, 0। हमें देखना है डिफरेंस। डिफरेंस में हम पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करके चलते हैं, मतलब कि मैं मॉड में डाल रहा हूँ, हमें सिर्फ बीच का गैप देखना है। ठीक है, आगे लिख देता हूँ इग्नोरिंग नेगेटिव। सिक्स, दिस इज 4, दिस इज 2, 0, 2, 4, 6। तो हमारे पास केसेस क्या क्या बने? 0, 2, 4, 6। x can take the value 0, 2, 4, 6। क्लियर? जब हम x इज इक्वल्स टू 0 के लिए सोचेंगे तब हम ये वाला केस उठाएंगे जहाँ पर 3 बार हेड 3 बार टेल। जब हम x इज इक्वल्स टू 2 के लिए सोचेंगे तब हम एक ये वाला केस उठाएंगे और एक ये वाला केस उठाएंगे। क्लियर? अब बात आती है फोर्थ का थर्ड। आंसर नंबर फोर्थ, पार्ट नंबर 3। नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। x का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस, मतलब कि इट कैन टेक द वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 where n is equals to 4। अब अभिनव का डाउट था। अभिनव कोई भी एक केस बता दो, वो वाला कर देता हूँ। वैसे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सारे बताने हैं। ये रही आपकी टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जिसको। इस टेबल का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जीरो, 1, 2, 3, 4, इन सब का सम करके इट विल बी 1। यहाँ पर x और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x 3। okay, when probability of an x is equals to 3, that means NCR into probability any one case, मतलब कि नंबर ऑफ हेड्स था ना, 3 बारी हेड आया है, हेड 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 और चौथी बार टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। NCR 4C3 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या बनी, हेड आने की 1/2, दूसरा हेड 1/2, तीसरा हेड 1/2, टेल 1/2। 4C3 का मतलब हो गया 4, क्योंकि 1 का गैप है, और यहाँ 1/2 की पावर हो गई 4। तो 2 की पावर 4 इज 16, 4/16 इज 4/16 ही लिख देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और, अब जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है तो आप 4/16 भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर सबके सेम बन जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट करना इजी होगा, देखने में भी इजी रहेगा कि सबका सम 1 बन रहा है। ठीक है, बाकी ये भी निकालना है, ये भी एंड ये भी। सैंपल स्पेस की ज़रूरत नहीं है अभी। सैंपल स्पेस की क्या ज़रूरत है यहाँ पर? सैंपल स्पेस से अगर आप करोगे तो आपको
पूरे के पूरे आउटकम्स बनाने भी पड़ेंगे और फिर सोचना पड़ेगा कि अगर 3 बार हेड आया तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे। फिर ये लॉजिक कहाँ से अप्लाई होगा, सैंपल स्पेस में अटक जाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 5, probability distribution number of success in 2 tosses of a die when a success is defined। अच्छा, x को बोला है एक तरीके से सक्सेस और अलग अलग केसेस बनाए हैं, पहले पार्ट में नंबर ग्रेटर देन 4 और दूसरे पार्ट में आपकी वीडियो थोड़ी सी लैग हो रही है शायद, बाकियों के साथ भी प्रॉब्लम है क्या, मेरे यहाँ पर ठीक है। सक्सेस ऑन 2 tosses ऑफ, अच्छा डाइस है, 2 tosses ऑफ अ डाइस, और सक्सेस का मतलब क्या है, फर्स्ट पार्ट बोलता है नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। सो इस केस के अंदर x कैन टेक द वैल्यू व्हाट, एंड पार्ट नंबर 2 बोलता है 6 appears on at least one dice, 6 appears on at least one dice। यहाँ पर x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, नंबर ग्रेटर देन 4। बताओ, 0 1 2, ठीक। नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब हुआ कि हमारे पास दो केसेस हैं, या तो 5 या 6, हम नंबर लेके नहीं चलेंगे, दो केसेस हैं 5 या 6, दो केसेस हैं। अब होने के चांसेस क्या है कि वो दो केस में से कुछ आया हो, 5 या 6 में से कुछ आया हो, या तो एक बार भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, या दो डाइस में से एक पर नंबर ग्रेटर देन 4 आ गया, या दोनों पर नंबर ग्रेटर देन 4 आ गया। 6 appears on at least one dice, इसका मतलब, सक्सेस का मतलब है कि कम से कम एटलीस्ट एक डाइस पर 6 आ गया। वन एंड टू, सबको ठीक लग रहा है, 1 एंड 2। बाकी बच्चे भी आंसर कर दो। शायद 0 1 2। अच्छा, 6 appears on at least one dice, इसको सोच के देखो कि सक्सेस का मतलब है कि कम से कम एक डाइस पर 6 आ गया हो, और क्या चीज़ हो सकती है इसके अलावा, कि एक पर भी 6 ना आया हो। एक पर 6 आया, देखो केसेस कुड बी, एक बार 6 नहीं आया किसी पर भी, एक बार 6 आया, दोनों पर 6 आया, बट सोच के देखा जाए तो अपीयर्स ऑन एट लीस्ट वन डाइस की वजह से क्या ये दो केसेस सेम नहीं बन गए।
सेम सक्सेस में चले जाएंगे ना, 1 एंड 2 सेम सक्सेस में चले जाएंगे क्योंकि एटलीस्ट 1 डाइस है। सो हम 2 को हटा देते हैं, हमारे पास x की वैल्यू रही 0 एंड 1। एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ, एक बार ही सक्सेस हुआ। जीरो क्यों आया एटलीस्ट है क्वेश्चन में, ताने वो सक्सेस है कि सक्सेस एक बार भी नहीं हुआ, मतलब एक बार भी 6 नहीं आया, और सक्सेस एक बार ही हो गया। देखो क्वेश्चन क्या हो सकता है, अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाइस का मतलब या तो रैंडमली कुछ नंबर आया, यहाँ पर भी रैंडमली कुछ नंबर आया, रैंडमली कुछ नंबर आया और 6 आ गया, या 6 आ गया और रैंडमली कोई नंबर आ गया, या 6 आ गया और 6 आ गया। इनके अलावा तो कुछ केसेस नहीं बन सकते। इसका मतलब है 0 वाला केस, इन दोनों का मतलब है 1 वाला केस, और इसका मतलब है 2 वाला केस। बट अगर सोच के देखा जाए तो अगर मैं इसको सक्सेस मानता हूँ तो ये दोनों तो सेम कैटेगरी के बिलोंग नहीं कर रहे, एटलीस्ट 1 के अंदर आ गए। सो एक केस ये है, एक केस ये। ठीक है, उसको रैंडम वेरिएबल में थोड़ा सा इस तरीके से सोचना पड़ता है कि हम सैंपल स्पेस के साथ कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे। मतलब कि अगर 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाइस है तो ये मत सोचो हमने सैंपल स्पेस में से कुछ आइटम्स हटा दिए। हमें ये सोचना है कि ये सक्सेस है, ये होना ना होना के चांसेस क्या क्या है, एटलीस्ट 1 डाइस पे आने के चांसेस कितने हैं, या तो नहीं हो सकता या हो सकता है। ठीक है, सो दोनों एक बार करके देख लेते हैं। नंबर ग्रेटर देन 4, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट, x जो है वो है नंबर ग्रेटर देन 4 and x can take the value 0 1 2. So probability when x is equals to 0 will be 2c0 into probability of, एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ मतलब कि P for success Q for failure, P for success Q for failure, failure failure failure। ठीक है, और अगर यहाँ पर सोचा जाए तो P जो कि सक्सेस है उसका मतलब क्या हुआ, नंबर 4 से बड़ा, मतलब कि या तो 5 या 6, 2/6। Q मतलब कि जिसका मतलब है फेलियर, 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है, 4/6। क्लियर। तो ये बन जाएगा 2c0 का मतलब 1 इंटू प्रोबेबिलिटी Q, Q तीन बार है मतलब 4/6 इंटू 4/6 इंटू 4/6 का Q। अच्छा समझ गए, ठीक है। रैंडम एक केस बनाना था ना हमको, एक सेकंड, और हमने क्वेश्चन चल रहा था, टू टॉसिस का क्वेश्चन चल रहा था, टू टॉसिस का। तो एक क्यू हटेगा यहाँ से, 2 बार टॉस करा है हमने, एंड एक ही बार ये हटेगा और ये पावर में 2, टू टॉसिस का क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी व्हेन x is equals to 1, 2c1
इनटू प्रोबेबिलिटी, एक बार सक्सेस हो गया, सक्सेस एंड दूसरी बार फेलियर, सो इट विल बी 2c1 का मतलब 2 एंड सक्सेस का मतलब 2/6, फेलियर का मतलब 4/6। x इज इक्वल्स टू 2। 2c2 and probability of success 1 into 2/6 into 2/6। सो यहाँ से हमको आंसर मिलेगा 4 टू ज़ा 8 इंटू 2 16/36। यहाँ से मिलेगा 4/36 और ऊपर से मिलेगा 16/36। ऐड करके देखोगे तो 1 मिल जाएगा। 16 + 16 32, 32 + 4 36। क्लियर क्वेश्चन? ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है एक बार उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में x को बोला एट लीस्ट 1 6, इट कैन टेक द वैल्यू 0 और 1। तो इस वाले केस में सक्सेस का मतलब क्या है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है? सक्सेस एंड फेलियर्स की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या क्या बनेंगी बताओ। 5/6 एंड 1/6। देखते हैं। इस वाले केस में अगर आप 5/6 और 1/6 लेके चलते हो तो सही नहीं रहेगा। रीज़न भी क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 को हमने क्लब करा था, 2 को कट करके क्लब करा था। सो यहाँ पर अगर मैं सिंगल वाले तरीके से लेता हूँ तो सक्सेस फेलियर, फेलियर सक्सेस, ये तो ऑब्वियसली सेम ही है। सक्सेस सक्सेस ये दोनों 1 वाले पार्ट में हैं और ये वाला 2 वाले पार्ट में। इन दोनों को क्लब करके मैंने इसमें डाला है, तो मैं दो चीज़ें अलग अलग की प्रोबेबिलिटीज को मर्ज कर रहा हूँ। सो सिंगल पी एंड क्यू की प्रोबेबिलिटीज नहीं ले। प्रॉब्लम समझ में आई? इस 1 के अंदर
ये वाले केसेस भी हैं और ये वाले केसेस भी हैं। एक सेकेंड आपको एग्जाम्पल देके ही समझा देता हूँ। देखो, अगर आप इस तरीके से लेके चलते हो, जैसे खैर दिस इज 1 एंड दिस इज 5, अगर आप इस तरीके से लेके चलते हो तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारे इस 1 वाले के अंदर ये भी इंक्लूडेड है जिसमें एक बार सक्सेस एक बार फेलियर है, एंड दोनों बार सक्सेस है ये भी इंक्लूडेड है। हम लेते हैं एनी वन केस की प्रोबेबिलिटी, इस केस की प्रोबेबिलिटी एंड इस केस की प्रोबेबिलिटी तो डिफरेंट हो जाएगी। दैट्स वाई हम सिंगल सिंगल लेके नहीं चलते, और आपको फिर भी करना है तो उसका भी तरीका समझा दूंगा। फिलहाल के लिए अगर मैं पूरे के पूरे 2 टॉसेस का लेके चलूँ, पूरे के पूरे 2 टॉसेस का लेके चलूँ, तो ऐसे कितने केसेस होंगे? या फिर एक काम करो, ऐसे अलग अलग ही कर लेते हैं, मारो दिस इज 1/6, अलग अलग ही करके देखते हैं, दिस इज 5/6, ठीक है। 6 आने की पॉसिबिलिटी 1/6, 6 ना आने की पॉसिबिलिटी 5/6। When p of x is equals to 0, that means 2, यहाँ पर अब हमको 2 लेना पड़ेगा, 2c0 into probability failure failure, probability x is equals to 1। फिर मैं बताता हूँ, 2c1 probability of एक बार p एक बार q, probability x is equals to 2, 2c2 probability सक्सेस सक्सेस, एंड इन दोनों को हम बाद में मर्ज कर देंगे, दैट मीन्स ऐड कर देंगे। रीज़न ये था प्रेम, क्योंकि जो हमारा ये 1 वाला केस था, इसके अंदर 1 वाला केस और 2 वाला केस मर्ज है, तो मुझे 2 वाले के लिए अलग से सोचना पड़ेगा क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। मैं इस वाले के साथ कैसे मर्ज कर सकता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर सक्सेस फेलियर, यहाँ सक्सेस सक्सेस, आया समझ में? बताओ।
फ्रेंड क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरा जो एक्स है वो कहता है एटलीस्ट 1 6 के अंदर 1 और 2 वाले केसेस तो मर्ज ही हो जाएंगे ना। ये पूरा तो एक ही है ब्रैकेट, बस इसकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग तरीके से निकली बिकॉज इसके अंदर 2 केसेस मर्ज्ड थे। या फिर आप ऐसे सोच लो कि अगर 2 बार टॉस हो रहा है तो एटलीस्ट 1 6, एक बार 6 आने के केसेस 25 होते हैं। हाँ, एक बार 6 आने के केस, एटलीस्ट 1 6 आने के केस होते हैं 11/36 और यहाँ पर होते हैं 25/36। तो डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास। फिर आप 1 C 0 और 1 C 1 करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका लॉजिक बनेगा नॉट 6 का मतलब 5/6 इंटू 5/6 और ये आ गया 25/36। और जो हमारा सेकंड वाला केस है ये आ जाएगा 1 - 25/36। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला कि एटलीस्ट 1 6 आना हमारे लिए एक रैंडम वेरिएबल है। तो अगर मैं 2 टॉसेस के बारे में सोचता हूँ और एक सैंपल स्पेस बनाता हूँ तो 6,1 6,2 6,3 6 आउटकम्स, 1,6 2,6 3,6 6 आउटकम्स जिसमें 6,6 इज कॉमन। टोटल देर आर 11 केसेस। आउट ऑफ 36। नॉट 6 आने के केसेस 25/36। दूसरा तरीका कैलकुलेट करने का, नॉट 6 आने का मतलब 5/6, दूसरा नॉट 6 आने का मतलब 5/6, मल्टीप्लाई करेंगे 25/36। क्योंकि ये 11 में एटलीस्ट 1 6 है मतलब एक बार 6 भी आ सकता है, 2 बार 6 भी आ सकता है। एंड जब हमारे पास कंडीशन आ जाती है तो हम वो वैकेंट प्लेसेस वाले तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम टोटल 1 के अंदर से इस वाले केस को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 11/36। उसके बाद हम इस वाले केस को लिख सकते थे 1 C 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड इस वाले केस को लिख सकते थे 1 C 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी दिस इज फेलियर, दिस इज सक्सेस। ठीक है, 1 C 0 1 और Q का मतलब 25/36, 1 C 1 का मतलब 1, दिस इज 11/36। आया समझ में? इंटू 2, अच्छा x2 क्यों लिया? अच्छा प्रेम एक काम करो, ये 1/6 5/6 और ये वाली चीज़ें भूल जाओ। हमारे पास एटलीस्ट 1 6 था और ये था हमारा एक तरीके से x, तो एटलीस्ट 1 6, एक बार 6 भी आ सकता है, 2 बार 6 भी आ सकता है। हम 2 टॉसेस का इकट्ठा लेके सोच रहे हैं बिकॉज 2 चीज़ें इस मतलब कंडीशन मिक्सड है कि एक बार 6 भी आ सकता है, 2 बार 6 भी आ सकते हैं। सो इसका सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी और फेलियर की क्या बनेगी? फेलियर की प्रोबेबिलिटी बनेगी नॉट 6
नॉट 6। सक्सेस वाली की प्रोबेबिलिटी नॉट 6, नॉट 6 या 6 6, दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। दैट्स वाई इसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहे। नॉट 6 का मतलब 5/6, नॉट 6 का मतलब 5/6, अल्टीमेटली 25/36। टोटल 1 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11/36। नाउ प्रोबेबिलिटीज, हमने x को लिया था 0 एंड 1, तो 0 के लिए 1c 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, 1 के लिए 1c 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब क्योंकि मैं यहाँ पर 2 टॉसेस का सोच रहा हूँ इकट्ठा, तो मैंने एक ही बार लिखा है q या फिर p, सिंगल सिंगल टॉसेस का नहीं सोच रहा। यहाँ पर मैं सिंगल सिंगल टॉसेस के हिसाब से सोच रहा था, दैट्स वाई मैंने दो दो बार लिखा था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट कर। ठीक है, जिसको ये फर्स्ट वाला समझ में आया सिंगल केस का, वो उस तरीके से भी कर सकता है। बस ध्यान रखना फिर 2 वाला केस लेना पड़ेगा। उसके बाद 7 बहुत इजी है। एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस करा, नहीं, कॉइन इज बाय सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। अच्छा, प्रोबेबिलिटीज बना लेते हैं। 7th के अंदर बोला एक हमारे पास बाइज्ड कॉइन है वेयर head is likely to occur 3 times as tail, tail से 3 times ज़्यादा। दैट मीन्स अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखता हूँ टेल की और इसको मान लेता हूँ x, दैट मीन्स हेड की प्रोबेबिलिटी विल बी 3x, बट टोटल मिला के x प्लस 3x शुड बी 1, 4x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/4। सो टेल की पॉसिबिलिटी 1/4, हेड की पॉसिबिलिटी 3/4। ये तो हो गई एक बात। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, x का मतलब है नंबर ऑफ टेल्स इन 2 tosses. So x can take the value 0, 1, 2. टेबल बनानी है, बना लोगे? 0, 1 एंड 2 रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन में बस ये टेबल बनानी होती है। अभी ना एक दो चीज़ें और करनी होती थी बट कोर्स से ख़त्म हो गई। तो फिलहाल आपको बस टेबल बनानी है। कर लोगे क्वेश्चन? मतलब कोई डेफिनेट आंसर नहीं, डेफिनेट आंसर अभी ना, कि डेफिनेट आंसर ही तो है टेबल के अंदर जो यहाँ पर आप वैल्यूज लिखोगे। बस आपको एक तरीके से मान लो बहुत सारे केसेस के आंसर्स देंगे। रैंडम वेरिएबल इज बहुत सारे केसेस के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 8, 8 और 9 बहुत इजी है, बुक में से देखते हैं इसको एक बारी। 8 रैंडम वेरिएबल है और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, दैट मीन्स इन सब का टोटल शुड बी 1। अगर ये 1 है दैट मीन्स k की वैल्यू शुड बी, अगर ये 1 है तो k की वैल्यू शुड बी
जल्दी से निकाल के बताओ के की वैल्यू क्या होगी। इन सब का टोटल इज 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वन बाय टेन। ठीक है चलो 1/10। सो के की वैल्यू तो 1/10 आ गई। x<3। x<3 का मतलब 0, 1 एंड 2 वाले केस। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। x<6। greater than 6 में आया ये सेवेंथ वाला पार्ट, थर्ड पार्ट। प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में, ना 0 इंक्लूडेड है ना 3 इंक्लूडेड है, मतलब 1 और 2। 1 और 2, पार्ट नंबर 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर। इसका मतलब हो गया k प्लस 2k, दैट मीन्स 3k, 3/10। सेकेंड एंड थर्ड में केस करना है। हाँ केस ऐड करना है, जैसे यहाँ पर करें ना ऐड, इस तरीके से। 0, 1, 2 का मतलब 0 प्लस k प्लस 2k। मतलब लिख के दिखा देता हूँ देखो। x<3 का मतलब प्रोबेबिलिटी, x<3 का मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2। रिस्पेक्टिव वैल्यूज लिखेंगे एंड उनको ऐड कर देंगे। एक सेकंड। के की दो वैल्यूज नहीं आएंगी सोनाक्षी। दो वैल्यूज अगर आ रही हैं तो एक नेगेटिव में आ रही होगी, नेगेटिव वाली हटा दो। क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं के की। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही है, टेबल नहीं दे रखी बट उसी की तरीके से x की वैल्यू 0, 1, 2 एंड अदरवाइज, मतलब कि उसके अलावा बाकी कुछ। वैसे तो 0 दे रखा है, सो टेबल ना भी बनाओ तो चलेगा। तो टेबल में 0, 1, 2 है। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज k, 2k, 3k। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई। हाँ, तो सोनाक्षी माइनस उनको इग्नोर कर दो ना, नेगेटिव में प्रोबेबिलिटीज नहीं हो सकती। तो यहाँ से k की वैल्यू आई गेस 1/6 आएगी। सो x की वैल्यू लेस देन 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब हो गया 2 या 2 से बड़ा। 2 या 2 से बड़ा, तो इसमें 3k प्लस 0 करके बस 3k ही बच जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट 10th क्वेश्चन, मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस। सोच के देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनानी है नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस, हम बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं। सिर्फ अगर मैं आपसे इतना बोलूं, नंबर ऑफ हेड्स इन द 3 टॉसेस, इजी क्वेश्चन है। दो डाइस हमने साइमल्टेनियसली फेंकी, मतलब दो थ्रोज हो रहे हैं डाइस के। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ 6। नंबर ऑफ 6 कितने कितने हो सकते हैं, 0, 1 एंड 2। एक बार भी नहीं, एक बार या दो बार। एक्सपेक्टेशन वर्ड छोड़ दो, वो नहीं आएगा बिल्कुल।
टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ये आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। 12th। 13th, x denote the sum of numbers obtained when two dices are rolled। ठीक है, अगर मैंने दो डाइस को रोल करा तो उस पे आने वाले नंबर्स का सम इज x। तो क्या क्या सम हो सकता है? मिनिमम इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2 से लेकर 12 तक बहुत सारे x की वैल्यूज बन जाएंगी, रिस्पेक्टिवली सब की प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, सो 13th इज योर होमवर्क। 14th, एक क्लास में 15 बच्चे हैं, ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उनकी एजेस की, और वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच हैज सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन। मतलब कि फेयरली किसी को भी चूज करा जा सकता है, और एज एक्स ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। मतलब कि एक्स हमने ले लिया। 13 समझ नहीं आया, 13 अभी नोटबुक में समझा देता हूँ। 14 में है एजेस, कुछ कुछ एजेस रिपीट भी हो रही हैं, सो इंडिविजुअल नंबर्स ले लेंगे उनकी फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से, जो जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं दैट कैन बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड उसके हिसाब से रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज बन जाएंगी। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे 14 यहाँ पर दो बार आ रहा है, तो एक एक्स की वैल्यू हो गई 14 और उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/15। ठीक है, लाइक दिस। एक मीटिंग में 70% मेंबर्स फेवर में है, 30% अपोज में है। मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इज इक्वल्स टू 0 इफ ही अपोज्ड। मतलब कि अगर अपोज करा तो 0 और 1 का मतलब फेवर। तो अपोज करने की प्रोबेबिलिटी इज 30%, मतलब 0.3, और फेवर मतलब कि फेवर में आने की प्रोबेबिलिटी इज 70%, 0.7। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। x कैन टेक टू वैल्यूज, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। 0 का मतलब 0.3, 1 का मतलब 0.7। ठीक है, 13th 14th मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को क्या है 13th 14th में। 13th क्वेश्चन है, x का मतलब सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइसेस, so it can take the value और अब इस टाइप के क्वेश्चन वो एनसीआर वाले तरीके पे मत जाना, डायरेक्टली सोचना क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि सम निकालना है ना। x प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 तो नहीं हो सकता, मिनिमम इज 2। मिनिमम नंबर भी सोचे 1, 1 से 2 बनेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैक्सिमम सम इज 12। सो रैंडमली मैं आपको 5 का केस बना के दिखा देता हूँ। सम अगर मेरे को 5 बना, टोटल 2 डाइस थी, तो 2 डाइसेस का मतलब टोटल 6 इंटू 6, 36 आउटकम्स। अगर मुझे 5 सम बनाना है, 5 सम बनाने का मतलब 1,4, 2,3, 3,2, 4,1।
देर आर 4 केसेस, 4/36। क्लियर? इस तरीके से बाकी सबकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें एनसीआर वाले लॉजिक पर मत जाना। आंसर नंबर 14। कैसे करो? आंसर 14 भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आंसर 14 नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कहने का मतलब बस ये था कि जो डिफरेंट एजेस हैं उसको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स मान लेना, एंड रिस्पेक्टिवली जैसे हम एक फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस की टेबल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। सो होमवर्क हमारे पास हो गया, ऑल क्वेश्चंस डिस्कस्ड, और एक्सरसाइज 13.4, ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट एक्सेप्ट 12 लिख रहा हूँ। 14 में जो डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। 12 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखना क्वेश्चन करते वक्त मीन, एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस को इग्नोर कर देना, सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर फोकस रखना। ठीक है? क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन सारे करने हैं। बस उसमें से मीन, एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस वाले आंसर्स और वर्ड्स को इग्नोर कर देना, बाकी कुछ भी। ठीक है? बाकी आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय।